तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते से लगातार मुस्कान केस, लेकिन इससे पहले कि ये केस पूरी तरह शांत हो पाता, इससे पहले कि ये केस पूरी तरह ठंडे बस्ते में जा पाता, एक दूसरा केस सेम राज्य से और ज़्यादा दूर का मामला भी नहीं है। पहला मामला निकल के सामने आया मेरठ का, ये वाला मामला निकल के सामने आया है औरैया से। दरअसल पूरी कहानी इतनी हैरान करने वाली और इस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे तो शायद आपको मुस्कान थोड़ी कम गुनहगार लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो काम हुआ है उसको जानेंगे तो जानने के बाद शायद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। खैर, बिना किसी देरी के पहले कहानी आपको बता देते हैं, फिर आपसे आपकी राय लेंगे। दरअसल औरैया में एक जगह लगती है दिबियापुर, और इसी दिबियापुर में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में दो भाई थे, एक का नाम था संदीप, दूसरे का नाम था दिलीप। संदीप बड़ा था, दिलीप छोटा था। ठीक ठाक बढ़िया फैमिली थी। कहते हैं कि इस परिवार के पास 20 से ज़्यादा हाइड्रा और क्रेन थी, और अगर आप एक क्रेन और एक हाइड्रा का भी रेट निकाल लें तो 25 से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाए, लेकिन मिनिमम 30 लाख से ऊपर ही होता है। तो 20 हैं तो आप समझ सकते हैं कि 3-3, 6 करोड़ की तो बस मशीनें हैं। और जिसके पास 6 करोड़ की मशीन हो तो जाहिर सी बात है उसके पास कम से कम 1 करोड़ की तो गाड़ियाँ होंगी। प्रॉपर्टी कितनी होगी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यानी पूरे इलाके की बेहद रसूखदार परिवार में से एक दिलीप और संदीप का परिवार। पूरे इलाके में इनका रुतबा था, चारों तरफ नाम, चारों तरफ इज्जत, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। संदीप की शादी हो गई थी, दिलीप की हुई नहीं थी। 21 साल का ये लड़का शादी के लिए तैयार। अब तैयारी होती है लड़की देखने की। अलग अलग जगहों पे फिर लड़की देखी गई, लेकिन अब बड़ी दिक्कत है कि भाई 20 हाइड्रा जिसके पास हो, जो 10 करोड़ का मालिक हो, तो बहुत सारे लोग आते हैं रिश्ता करने के लिए, क्योंकि आज के समाज में पैसा है तो सब कुछ है। बेरोजगार को दुल्हन भी नहीं मिलती। बहरहाल अब अच्छी लड़की की तलाश, लेकिन कहाँ इस कलयुग में अच्छी लड़की मिले। इसी दौरान दिमाग में आया कि जिस घर में संदीप की शादी हुई है, क्योंकि संदीप की जो पत्नी थी पारुल आती है तो पूरे घर परिवार को बड़ा संजो के रखती है। भले ही थोड़ा सा गरीब घर की थी, लेकिन जिस हिसाब से इसने पूरे परिवार का ध्यान रखा था उस हिसाब से शायद आज के टाइम में कोई ना करे। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अगर पारुल के घर में ही शादी हो जाए, तो संस्कार सेम है, बातचीत का तरीका सेम है, परवरिश अच्छी हुई होगी, तो जिस लड़की से शादी होगी वो लड़की भी अच्छी होगी। पारुल से इसके बारे में पूछा गया। पारुल बड़ी खुश हुई कि चलो मेरी एक बहन है जिसका नाम प्रगति है, उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि ऐसे परिवार में शादी होना, ऐसे परिवार में रिश्ता होना कोई छोटी बात है नहीं। उन्होंने अपने घर पे बात की पारुल ने। ये बात जैसे घर वाले सुनते उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इतने रईस घर से ऑफ़र आया था, कौन ही मना करता। इसके बाद दोनों तरफ से हाँ कर दिया गया। प्रगति से पूछा गया, प्रगति भी खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसे घर में शादी करना उसका भी सपना था। इसके बाद 5 मार्च साल 2025 को पूरे धूमधाम से शादी हो जाती है। इधर से दिलीप की बारात निकलती है, वहाँ पे अपनी हैसियत के हिसाब से प्रगति के घर वाले स्वागत सत्कार करते हैं। उसके बाद जयमाल होता है। जयमाल पे बढ़िया कैमरामैन, आजकल जो ट्रेंड चला है कोलाज का, तो दूल्हा दुल्हन की बढ़िया फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। दुल्हन भी मुस्कुराती है, दूल्हा भी मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह बारात को विदा करा के अपनी दुल्हनियाँ लेके दिलीप अपने घर दिबियापुर आ जाता है। यहाँ पे बढ़िया प्रोग्राम होता है, दुल्हन का बढ़िया स्वागत होता है। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब संपन्न थे, तो बढ़िया भेंट मिली। उसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। कहते हैं कि होली के दिन जो दुल्हन है उसको पहला जो उसकी होली होती है, पहली होली, उसके ससुराल में नहीं होनी चाहिए, उसकी मायके में होनी चाहिए। ये चीज़ खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ी मान्यता रखती है। तो फिर शादी 5 मार्च को हुई, उसके बाद 14 तारीख को होली थी। तो फिर ये हुआ कि बीच में इसको मायके भेजा जाए। कुछ दिन रहने के बाद अब दुल्हन यानी प्रगति मायके भी चली जाती है। इधर दिलीप अपने काम में बिजी, फिर होली आती है, उसके बाद धीरे धीरे तारीख गुजरती है। 19 मार्च आ जाता है। 19 मार्च साल 2025।
19 मार्च को दिलीप एक जगह हाइड्रा पे काम करवा रहा था। चूँकि इतनी मशीनें थी तो देखने के लिए जाना होता था। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं। आने के बाद दिलीप से पूछते हैं कि भाई आपकी ही हाइड्रा है। अब ये सवाल जब दिलीप सुनता है उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पूरे इलाके में मशहूर था हाइड्रा की वजह से, सब उसको जानते थे। उसके पास इतनी क्रेन थी कि क्रेन वाले यादव नाम से मशहूर भी था। उसने कहा कि हाँ भाई। इधर इन लोगों ने कहा, लगभग 2 लोग थे, इन्होंने कहा कि एक जगह काम है और कितना लगेगा। अब ये सवाल जब दिलीप से पूछा गया, दिलीप ने कहा भाई ऐसे कैसे बता दूं, काम कितना है, कितना घंटा लगेगा, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा रिस्क कितना है ये भी कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको बता पाएंगे कि भाई इतना लगेगा। उन लोगों ने कहा कि काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, पूरी लोकेशन आप देख लीजिए, कितना काम है वो देख लीजिए, फिर आप हमको बता दीजिए। दिलीप ने कहा भाई ठीक है। इसके बाद वो दोनों बाइक से दिलीप को बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद अपने साथ लेके जाते हैं उस जगह को दिखाने के लिए। इधर जो बाकी परिवार वाले हैं अपने काम में बिजी हैं। दोपहर हो गई। दोपहर होने के बाद घंटे 2 घंटे और गुजर गए। जैसे ही घंटे 2 घंटे गुजरते हैं, इसी दौरान संदीप के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बेहद घबराया हुआ था। कांपती हुई आवाज़ में संदीप से कहता है कि भैया जल्दी से अस्पताल आ जाओ। संदीप ये शब्द सुनता है, सुनने का चौंक जाता है, पूछता है क्या हुआ। इस पे वो शख्स बताता है कि दिलीप बाबू के साथ, इतना कह के आगे कुछ बोल नहीं पाता। अब ये शब्द जब संदीप सुनता है, बदहवास पूछता है कौन सा हॉस्पिटल, क्या हो गया। कहता भैया बस आ जाओ। अच्छा ये फ़ोन किसी परिचित का था, झूठ फरेब या प्रैंक की कोई संभावना नहीं थी। फौरन संदीप बताए हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, देखता है उसका जो भाई है दिलीप जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा। पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं, डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के कुछ लोग हैं। इसी बीच किसी ने धीरे से संदीप को बताया कि तुम्हारे भाई को किसी ने गोली मार दी है और बचने के चांसेस बड़े कम हैं। इतना सुनते ही संदीप बदहवास हो जाता है, चूंकि अभी 10 दिन पहले उसकी बारात गई थी दिलीप की, और 10 दिन बाद उसको किसी ने गोली मार दी। ये चीज़ जैसे ही घर वालों को पता चली, पूरा परिवार बदहवास टूट गया। इधर पूरा मामला पूरे इलाके में फैल गया, चूंकि इतने रसूखदार आदमी को गोली मारी गई। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बना कि भाई जांच पड़ताल करो। पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पूछा गया कि किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश। परिवार वालों ने इनकार कर दिया कि साहब हमारी किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले चूंकि देख रहे थे कि परिवार काफ़ी रसूखदार है, तो दुश्मनी तो हो ही सकती है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद जांच पड़ताल होती रही, लेकिन कोई सबूत, कोई सुरागात लगा नहीं, यानी ना ही किसी के पास कोई मोटिव दिखा। परिवार वालों पे भी पुलिस वालों ने डाउट किया, भाई पे भी डाउट किया, दोस्तों यारों पे डाउट किया, लेकिन कहीं कुछ खास मिला नहीं। करें क्या। इसके बाद अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। जैसे ही जांच पड़ताल के 2 दिन गुजरते हैं, अचानक से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आती है कि जो दिलीप था वो दम तोड़ देता है। डॉक्टर्स ने बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन दिलीप नहीं बचता। अब जैसे ये मामला कत्ल का हुआ, पुलिस वाले भी अपने तमाम घोड़े खोलते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ ये लोग गए थे, यानी जहाँ दिलीप गया था, जहाँ संदीप गया था, परिवार के जहाँ जितने सदस्य गए थे, उन तमाम जगहों की CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। जब कैमरे खंगाले गए तो किस्मत अच्छी थी कि दिलीप जाता हुआ एक कैमरे में कैद हो गया। साथ में 2 लोग और थे, वो भी कैद हो गए। चेक किया दोनों कौन कौन थे, तो इनमें से एक शख्स का नाम था रामजी नागर, और ये पुलिस के इतिहास में पुराना हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद शक की सुई रामजी नागर पे घूम जाती है। तलाश शुरू हुई, पता चला रामजी नागर फरार है। उसके बाद पुलिस वालों ने अपने मुखबिर एक्टिव किए। किस्मत सही रही, मुखबिरों से खबर लगी कि आज एक आदमी से मिलने के लिए रामजी नागर फला जगह आएगा।
पुलिस की टीम फौरन वहाँ जाती है। जाने के बाद दबिश डालती है। जब दबिश डालती है तो रामजी नागर के साथ एक और शख्स गिरफ्तार होता है जिसका नाम था अनुराग यादव। अब अनुराग यादव के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि अनुराग यादव फफूंद का है। फफूंद एक गांव का नाम है और ये गांव पारुल और प्रगति यानी संदीप की वाइफ और दिलीप की वाइफ दोनों का पैतृक गांव है और यहीं के दोनों लोग हैं। फौरन अब पूछताछ शुरू हुई। जब रामजी नागर से पूछा गया, चूंकि उसका इतिहास काफ़ी बड़ा है क्राइम की फील्ड में, रामजी नागर ने बड़ा साफ कहा कि मुझे सुपारी मिली थी। पूछा गया किसने दी थी, तब एक नाम निकल के सामने आया, अनुराग यादव, यानी जो दूसरा शख्स गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद अब अनुराग यादव से पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तब ऐसी कहानी निकल के सामने आई कि इसको सुनने के बाद मुस्कान की भी कहानी थोड़ी सी फीकी पड़ गई। तो बिना किसी देरी के पूरी कहानी जानिए। इस कहानी की असल शुरुआत 4 साल पहले होती है। 4 साल पहले प्रगति यादव अपने घर से निकली थी। उम्र वही 17-18, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात अनुराग से हो जाती है। 5 मिनट की दूरी पे दोनों का घर था। मुलाकात हुई। नई नई उम्र के लोग दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में इजहार कर बैठते हैं। इसके बाद मौका देख के एक दूसरे को अपना नंबर भी दे देते हैं। फिर बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे। जब चाहते तब मिलते, जब चाहते तब एक दूसरे से बात करते, न कोई रोक न कोई टोक। इधर प्रगति भी प्यार में पूरी तरीके से पागल। जीवन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी अनुराग यादव से विवाह हो जाए, शादी हो जाए। 4 साल गुजर गए और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब 4 साल गुजर गए, इसी दौरान प्रगति यादव का रिश्ता इतने बड़े घर से जब आता है तो इस बारे में वो अनुराग यादव को बताती है। अनुराग यादव टूट जाता है। उसने कहा कि अपने घर वालों से बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। घर वालों से बताया गया। घर वाले जब ये बात सुनने के बाद बड़े नाराज होते और कहते तू पागल है, तेरे पास इतना करोड़पति आदमी है पति के तौर पे, और जो अनुराग यादव था वो ट्रक चलाता था। तो परिवार वालों ने कहा कि कहाँ ट्रक ड्राइवर और कहाँ करोड़पति, पागल हो। डांट फटकार के अपनी बेटी को शादी के लिए रेडी कर दिया। ये बात जब अनुराग यादव को पता चली, इसी दौरान दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। अब ये बातचीत क्या थी वो आगे बताऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद अब शादी फिक्स हो गई। उसके बाद दिलीप और प्रगति की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद नई नवेली बहू दिलीप लेके अपने घर आता है। गांव के लोग, रिश्तेदार, माँ, ननद, सास, ससुर, जेठ, तमाम लोग अपने दिल को खोल देते हैं, क्योंकि शायद इस घर की आखिरी बहू थी। इसके बाद अगली पीढ़ी में ही कोई बहू आती। जितना जिससे बन पड़ा उसने उतना बड़ा तोहफा दिया। किसी ने 10,000 झोली में डाले, किसी ने 20,000 डाले, किसी ने हार दे दिया, किसी ने कंगन दे दिया, किसी ने अंगूठी दे दी। जो गरीब लोग थे उन्होंने 100-500 में ही काम चला लिया। लेकिन कहते हैं कि इतना नगद सगुन मिला था कि लाखों रुपए पार हो गए थे। अब तमाम पैसे इनके पास बटुर गए। इतने पैसे होने के बाद अब जो बातचीत हुई थी उसके बारे में अब प्लान एग्जीक्यूट करना था। होली से पहले जब ये वापस आती है, इसने अपने प्रेमी अनुराग यादव को फ़ोन किया और कहा कि मैं आ गई हूँ और मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर मेरा पति मर जाए तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। जैसे ही मरेगा उसकी प्रॉपर्टी फौरन मेरे नाम हो जाएगी, या फिर मैं मुकदमा करके पैसे हड़प लूँगी। उसके बाद हम तुम लिव इन में रहने लगेंगे। इधर भी फ़ायदा उधर भी फ़ायदा। अनुराग ने जब ये बात सुनी उसने कहा यार आइडिया तो ठीक है, लेकिन मैं कत्ल नहीं करूँगा। मैंने कभी एक मुर्गी नहीं मारी तो कैसे कत्ल करूँगा। इसने कहा देखो मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए हैं। इतना पैसा, इतनी कमाई मेरी 1 हफ्ते में हो गई है। तो एक काम करो, तुम किसी सुपारी किलर को देख लो। अनुराग यादव ने पता करना शुरू किया। पता किया तो पता चला कि कोई रामजी नागर है, उसके ऊपर 10 केस हैं, लेकिन फिलहाल जेल से वो छूट के आया। अनुराग को लगा कि भाई इससे अच्छा मौका क्या है। उसने रामजी नागर से कांटेक्ट किया, बताया ऐसा ऐसा मामला है, तुमको कत्ल करना है, तुमको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। रामजी नागर तैयार हो गया। उसके बाद पूरा प्लान बना। प्लान बनने के तहत प्लॉट दिखाने के बहाने दिलीप यादव को लाया गया और उसको गोली मार दी गई।
गोली मारने के बाद पत्नी को खूब पता था 19 तारीख को ही कि गोली लग गई है, लेकिन 21 तारीख को मौत हुई थी। लेकिन 21 से पहले एक भी दिन अपने पति के पास देखने के लिए नहीं आई। मायके में चुपचाप पड़ी रही, इस इंतजार में कि एक बार वो मर जाए, फिर तो मुझे ड्रामा करना ही है। अब सोच के देखिए, एक लड़की जो एक लड़के से 4 साल पहले प्यार करती है, इसके बावजूद भी उस लड़की को जबरदस्ती एक घर में भेजा जाता है उसी के माँ बाप द्वारा कि इसके पास ज़्यादा पैसा है। लड़की शुरुआत मजबूरी में करती है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आ जाता है। आइडिया ये था कि पति को अगर मार देंगे तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी, और एक आदमी के साथ हफ्ते 10 दिन रहने में कोई खास दिक्कत भी नहीं है। इस वजह से ये रहती, प्लान करती है, जो कुछ मुंह दिखाई पैसे नेग मिला था उसी पैसे से सुपारी दिलवाती है, और फिर सुपारी दिलवा के अपने ही पति दिलीप का कत्ल करवा देती है। तो आप सोचिए, मुस्कान के केस में तो शायद कहीं कहीं सौरभ से बहस भी हुई थी, तलाक की नौबत आ गई थी, मन में सौरभ के प्रति नफरत थी, वहाँ पे तंत्र मंत्र का भी एंगल था, ये लोग नशे में रहते थे, ड्रग्स लेते थे, चर्सी थे, साहिल पता नहीं किस ख्याल का आदमी था। लेकिन यहाँ एक लड़की पूरे प्लान के तहत शादी ही इसलिए करती है कि एक बार शादी हो जाए, उसके बाद पति को मार देंगे और इतने करोड़ रुपए हड़प लेंगे, उसके बाद प्रेमी के साथ रहेंगे। अब आप सोचिए अपने दिमाग से, इतना होने के बाद क्या कोई सभ्य आदमी जो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, अपने पैसे कमाता उस पर जीना चाहता है, वो किसी और से शादी करना चाहेगा? ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि एक मर्द समाज है जो सच में आज डर गया। और ये बात कोई मीम नहीं है, ये बात कोई हंसी मजाक नहीं है, ये बात इस दुनिया की सच्चाई है कि मर्द समाज को डराया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं भी उनका शोषण हो सकता है, कोई भी उनको आके मार सकता है। नहीं मारेगा तो तलाक लेने के बाद गुजारा भत्ता के नाम पे उनको टॉर्चर किया जा सकता है। और पहले था कि लड़कियां डरती थी, लेकिन अब शायद ड्रम, फ्रिज और ये तमाम चीज़ें लड़कों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कई लोगों का तो कहना है कि भाई अकेले रहो, सुरक्षित रहोगे। आपकी क्या राय है वो ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की कहानी आपको कुछ अलग लगी हो, अजीब लगी हो, और ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।